सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करेंगे लाइफ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सल्तनत पीरियड। यही कल हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे। तो द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग वाज व्हाट, लाइफ ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। और इसमें हम लोगों ने 8 पैरामीटर्स जो था उसके बारे में चर्चा की थी, और जिसमें हमने कहा था कि उन 8 पैरामीटर्स के माध्यम से हम लोग ये कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जो आम जीवन था वो कैसा था। उन 8 पैरामीटर्स में से 4 पैरामीटर्स मैंने कल डिस्कस कर दिए थे। आज के क्लास में हम लोग रिमेनिंग 4 पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। तो वो 4 पैरामीटर जो आज के क्लास में डिस्कस करेंगे वो क्या क्या है, तो द सुल्तान एंड हिज नोबल्स, द सुल्तान एंड हिज नोबल्स। सेकंड है आपका सोशल कस्टम्स, ठीक है। थर्ड है आपका नेचर ऑफ स्टेट, नेचर ऑफ स्टेट। और फोर्थ जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे वो रिलीजियस फ्रीडम ड्यूरिंग सल्तनत, ठीक है। पहले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुल्तान और उसके नोबल्स जो हैं वो किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे सल्तनत काल में। ऑब्वियसली जो ये सेक्शन होगा सुल्तान एंड नोबल्स का, ये सबसे एलीट सेक्शन होगा, है ना। तो कोई भी समाज का जब आप स्टडी करते हैं तो सोसाइटी में आपको इनइक्वालिटीज तो देखने को मिलती ही है। कोई बहुत प्रॉस्पेरस होते हैं, कोई बहुत पुअर होते हैं, तो इन्हीं इनइक्वालिटीज से समाज बनता है। तो ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके माध्यम से हम लोग ये कोशिश करेंगे समझने का कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में जीवन कैसी होती होगी। तो उसमें एक पैरामीटर्स क्या है, सुल्तान और उसके नोबल्स। दूसरा हम लोग देखेंगे सोशल कस्टम्स, कि हिंदू सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी जो सल्तनत काल में थी उन लोगों के बीच में कैसा रिलेशन था, क्या कस्टम वो लोग फॉलो करते थे। सो अगेन द रिलेशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज एंड द कस्टम दैट वेरियस कम्युनिटीज प्रैक्टिस इन अ सोसाइटी throws a light about the living standard or throws light about the prosperity that would have been prevalent in that society, है ना। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ स्टेट, की जो सरकार थी, जो स्टेट था वो किस प्रकार का था। जैसे कि आज के डेट में अगर 21st सेंचुरी इंडिया में कोई बात करें तो हम लोग कहेंगे ना कि नेचर ऑफ स्टेट इज सेक्युलर, isn't it? तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका नेचर कैसा था, वो किसी खास रिलीजन को फेवर करती थी या नहीं करती थी, ये सभी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। और लास्ट है रिलीजियस फ्रीडम ड्यूरिंग सल्तनत, कि जो सल्तनत के अधीन में लोगों को क्या अपना धर्म प्रोफेस करने का अनुमति था या नहीं था, या किस हद तक था। ये सारे चीज हम लोग देख के डिस्कस करके सल्तनत काल का सोसाइटी के बारे में हम लोग एक आंकलन निकालेंगे। इससे पहले 4 पॉइंट्स जो हैं वो कल के लेक्चर में हो चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सुल्तान एंड हिज नोबल्स, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा द सुल्तान एंड हिज नोबल्स। अब देखिए सिंपल सी बात है कि कोई भी इंसान सुल्तान क्यों बनना चाहता होगा। मेडिवल टाइम पीरियड में अगर आप देखिएगा तो मेडिवल टाइम पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, वाज अ पीरियड ऑफ किलिंग्स, वाज अ पीरियड ऑफ मर्डर। But because instead of all these things also people were eager to become sultan and people were eager to become nobles। तो लोग सुल्तान और नोबल्स क्यों बनना चाहते थे? ऑब्वियसली एक तो पावर के लिए, एंड सेकंड चूंकि हम लोग यहाँ पे सोशल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, सो वी विल लुक एट हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑब्वियसली एलीट सेक्शन है तो उस समय का सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका होगा, इस कम्युनिटी का होगा, सुल्तान एंड नोबल्स का। तो पहले सुल्तान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, वो कैसे लाइफ जीते थे। तो देखिए द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत enjoyed the highest possible standard of living that was present in the contemporary world। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग व्यतीत करते थे। उस दुनिया में, उस टाइम पीरियड में जो भी दुनिया में ऐसो आराम होगा वो सब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के पास होते थे। जैसे कि द सुल्तान का अगर लाइफ स्टाइल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोग देखेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखने के लिए हम लोग 3 पैरामीटर्स देखेंगे, 4 पैरामीटर्स। पहले पैलेसेस, महल होंगे सुल्तान के। सेकंड गिफ्ट्स, जो सुल्तान गिफ्ट देता होगा। थर्ड यूटेंसिल्स, isn't it, जिसमें सुल्तान खाता होगा। और फोर्थ है हरेम,
ठीक है, ये 4 पॉइंट से हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिल्ली के सुल्तान का कैसा था। तो पैलेसेस की बात करें, महल की बात करें, तो अगेन ऑलमोस्ट एवरी दिल्ली सल्तनत सुल्तान हैड अ पैलेस ऑफ इट्स ओन। लगभग दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हुए हैं सबने अपने अपने लिए महल बनाया था। तो वी कैन से दैट दिल्ली द सुल्तान ऑफ दिल्ली हैड व्हाट, मैग्निफिशिएंट पैलेसेस। ठीक है, उसके बाद दिल्ली के सुल्तान का जो पैलेस होता था उसके अंदर जो कोर्ट होता था, कोर्ट मतलब जो दरबार होता था, दैट वाज आल्सो व्हाट, बिग। सो बिग कोर्ट। एंड व्हाई द सुल्तान्स यूज्ड टू मेक अ पैलेस, व्हाई द सुल्तान यूज्ड टू मेंटेन अ बिग कोर्ट। अगेन अगर आप देखिएगा अपने समाज में ही, तो कोई लोग जो है जो अच्छा घर बनाते हैं तो अपने आप उससे क्या आ जाती है, प्रतिष्ठा आ जाती है कि नहीं। मान लीजिए कोई बंदा जो है वो हट में रह रहा है, ठीक है, उस समय उसकी सोशल स्टेटस आप देख लीजिए कि समाज में लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। और 5 साल के बाद वही व्यक्ति लेट्स से कि एक आलीशान बंगला बना देगा, देखिए उसका सोशल स्टेटस तुरंत चेंज हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया एक कॉमन मैन का, है ना। सुल्तान जो होते थे वो बड़ी बिल्डिंग्स या वो बड़ा महल क्यों बनाते थे, टू इम्प्रेस द पीपल। लोगों को ये साइकोलॉजिकल तरीके से मनवाना चाहते थे, अपनी वेल्थ दिखा के कि देखो वी आर प्रॉस्पेरस एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ राइट टू रूल ओवर द मासेस, इजंट इट। और इसीलिए जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान है वो बड़े बड़े महल बनाते थे, बिग कोर्ट्स रखते थे, ठीक है। और ये जो बिग कोर्ट है इसका तो वर्णन आपको बार्नी ने भी किया है, ठीक है। तो बार्नी जो है राइटर हैं, ही हैज डिस्कस्ड अबाउट द बिग कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन ऑफ बलबन, ठीक है। तो बलबन जो थे वो ऐसे तो सारे सुल्तान ने बड़ा अपना कोर्ट रखा है, लेकिन इसमें बलबन का रेफरेंस जो है वो बारनी बताते हैं। तो आप कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे, सभी सुल्तानों का अपना एक महल होता था, सभी सुल्तान के पास क्या होते थे, बिग कोर्ट होते थे। क्लियर है ये चीज। तो हम देख सकते हैं क्या कि पैलेस के माध्यम से हम कह सकते हैं कि दिल्ली सुल्तान जो थे दे यूज्ड टू लिव व्हाट, अ मैग्निफिशिएंट लाइफ। गिफ्ट्स की बात करें, अब अगेन गिफ्ट्स देने की जो कैपेसिटी होती है वो भी डिसाइड करता है कि एक व्यक्ति कितना प्रॉस्पेरस है, इजंट इट। तो गिफ्ट देखेंगे, सुल्तान गिफ्ट दे रहा है, तो गिफ्ट जो होते थे सुल्तान वो देता था पहला रोब ऑफ ऑनर, ठीक है। एक तो गिफ्ट सुल्तान जो देता था हर एक नोबल्स को, वो क्या देता था, रोब ऑफ ऑनर। रोब्स आप कह सकते हैं शेरवानी टाइप का जो ड्रेस होता है, ठीक, उसको आप रोब कह सकते हैं। तो सुल्तान जो है साल में 2 बार अपने हर एक नोबल्स को क्या देता था, रोब। और ये जो रोब होते थे दैट वाज मेड इन रॉयल फैक्ट्रीज, जिसको कारखानास कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि कारखानास किसको कहते थे, तो कारखानास वेयर रॉयल फैक्ट्रीज। रॉयल फैक्ट्रीज कहने का मतलब कि ये जो फैक्ट्रीज होते थे ये महल के अंदर ही होते थे, जितने भी कारीगर हैं वो महल के अंदर होंगे, जो रॉयल कारखानास होंगे। और रॉयल कारखानास में क्या बनेगा, सुल्तान के कंजम्पशन की चीजें, सुल्तान खरीदेगा नहीं जी। सुल्तान का महल है, महल के अंदर मार्केट है, महल के अंदर क्या कारखाना है, और जो भी सुल्तान को जरूरत की चीजें होंगी वो कहां बनेगा, उस रॉयल कारखाना में, ठीक है। कारखाना क्या हो गया, फैक्ट्रीज। तो सुल्तान क्या करता था कि आपको लगभग विंटर्स मतलब ठंडी में एंड समर्स, इन 2 सीजन पे दिल्ली के सुल्तान जो है अपने नोबल्स को रोब्स ऑफ ऑनर देते थे। और ये जो रोब होता था ये रॉयल फैक्ट्रीज या कारखाना में बना होता था। ये जो रोब्स होते थे दे वर मेड अप ऑफ कॉस्टली क्लोथ्स, ठीक है। तो आमतौर का रोब नहीं दे देता था सुल्तान, जो रोब देता था दैट वर मेड अप ऑफ व्हाट, कॉस्टली क्लोथ्स लाइक वेलवेट, लाइक इंपोर्टेड उल, और इन पे एम्ब्रॉयडरी और गोल्ड का काम किया हुआ होता था, ठीक है। तो लैविश गिफ्ट्स हम लोग बोल सकते हैं। तो एक तो सुल्तान गिफ्ट देता था क्या, रोब ऑफ ऑनर, और दूसरा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में या इंपॉर्टेंट ओकेजन्स में, इंपॉर्टेंट ओकेजन्स में भी सुल्तान जो है वो गिफ्ट देता था। इंपॉर्टेंट ओकेजन्स क्या हो गया, तो जैसे नवरोज, नवरोज क्या था, पर्शियन न्यू ईयर। तो नवरोज जब आता था तब सुल्तान गिफ्ट देता था, ठीक है। सेकेंड, बर्थडे ऑफ सुल्तान, जब सुल्तान का बर्थडे होता था तब लैविश गिफ्ट मिलता था। एंड थर्ड, एनुअल कोरोनेशन डे,
कि जिस तारीख को सुल्तान जो है सल्तनत पे बैठा था, उस तारीख को हर एक साल सेलिब्रेट करने के लिए भी सुल्तान क्या करता था, गिफ्ट देता था। तो हम कह सकते हैं कि द सुल्तान ऑफ दिल्ली इन ड्यूरिंग दैट टाइम। और वो कैसे बता सकते पैलेस होता था सुल्तान के पास। सेकंड आप बता सकते हैं क्या कि सुल्तान यूज्ड टू शावर लैविश गिफ्ट्स टू हिज नोबल्स। उसमें एक बता दीजिएगा रोब ऑफ ऑनर जो सुल्तान देता था, और ये रोब ऑफ ऑनर जो होता था ये कॉस्टली क्लोथ का बना होता था। और दूसरा दे दीजिएगा कि इंपॉर्टेंट ओकेजन्स में भी सुल्तान जो है वो गिफ्ट देता था, जैसे कि नवरोज के दिन या अपने बर्थडे के दिन या फिर अपने एनुअल कोरोनेशन के दिन। इसमें इंपॉर्टेंट है नवरोज। हो सकता है एक लाइन में क्वेश्चन आ जाए कि नवरोज क्या है, तो नवरोज पर्शियन न्यू ईयर। ठीक है, तो पैलेसेस और गिफ्ट हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड जो है आपका, जिससे हम लोग सुल्तान के लाइफ स्टाइल के विषय में पता कर सकते हैं, वो क्या है, यूटेंसिल्स, बर्तन। तो इसको समझाने की जरूरत है नहीं, सुल्तान है तो स्टील के बर्तन में तो खाएगा नहीं, इजंट इट। सो द यूटेंसिल्स वी आर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉस्टली आइटम्स। ठीक है, तो सोने चांदी और कॉस्टली आइटम्स के यूटेंसिल्स होते थे सुल्तान के खाने के लिए। एंड दीज यूटेंसिल्स वेयर आल्सो मेड इन वेयर, मेड इन रॉयल कारखानाज, मेड इन रॉयल कारखानाज। क्लियर है ये चीज? तो ये सब चीज आपको बता रहा है ना भाई। अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताइए दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जो है वो लैविश लाइफ लीड करते थे, अब ये सही स्टेटमेंट है कि गलत स्टेटमेंट है? तो ये सही स्टेटमेंट है। तो ये तो पता है कि आपको सही स्टेटमेंट है, लेकिन अगर कोई एक्सप्लेनेशन पूछा आपसे कि बताइए कैसे आप कह सकते हैं कि ये सही स्टेटमेंट है, तब उसमें आप सुल्तान के खर्चे बताइएगा कि देखिए सुल्तान का आलीशान महल होता था, दिल्ली सल्तनत के लगभग सभी सुल्तानों ने अपने लिए महल बनाया है, बड़े बड़े गार्डन्स होते थे उस सुल्तान के महल में। उसके बाद सुल्तानों का अपना मैग्निफिशिएंट कोर्ट होता था, दरबार होता था, जो कि इसी महल के अंदर होता था। उसके बाद आप बताइएगा गिफ्ट्स, जो जितना ज्यादा गिफ्ट जिस क्वालिटी का देता है तो आप उसकी प्रॉस्पेरिटी का आकलन कर सकते हैं। तो चूंकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गिफ्ट देते थे तो उनका गिफ्ट कॉस्टली होता था। तो क्या क्या गिफ्ट देते थे भाई? तो एक तो देते थे रोब्स ऑफ ऑनर, इजंट इट। और रोब्स ऑफ ऑनर किसको देते थे सुल्तान? तो नोबल्स को देते थे, और साल में 2 बार देते थे, विंटर और समर्स में। और ये जो रोब्स देते थे दे वर मेड अप ऑफ कॉस्टली क्लोथ्स लाइक वेलवेट, इंपोर्टेड वूल एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद आप बोलिएगा कि अपार्ट फ्रॉम गिफ्टिंग रोब्स द सुल्तान आल्सो यूज्ड टू गिफ्ट नोबल्स लैविश गिफ्ट्स ऑन इंपॉर्टेंट ओकेजन्स। मतलब कि इंपॉर्टेंट ओकेजन्स में भी सुल्तान जो है वो लैविश गिफ्ट्स अपने नोबल्स को देता था। और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ओकेजन्स थे जिसमें सुल्तान लैविश गिफ्ट देता था? तो आप बताएंगे नवरोज। नवरोज क्या होता है? पर्शियन न्यू ईयर, या फिर अपने बर्थडे के दिन, या फिर अपने एनुअल कोरोनेशन के दिन। तो पैलेस हो गया, गिफ्ट हो गया। थर्ड आप बताइएगा एम्पायर सुल्तान का प्रॉस्पेरिटी कैसे? तो यूटेंसिल्स। दीज यूटेंसिल्स कहां से सुल्तान लाता था? तो दीज यूटेंसिल्स वी आर मेड इन रॉयल कारखानास, जो कि आपको पैलेस के अंदर होते थे। और ये यूटेंसिल्स जो हैं दे वर मेड अप ऑफ कॉस्टली आइटम्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर है ये? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हरेम। हरेम, HAREM, हरेम। तो एवरी सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हैड हिज हरेम। और हरेम में कौन लोग रहते थे? तो हरेम में रहती थी क्वींस, जो रानी होंगी सो। उसके बाद विमेन slaves of different parts of world, women slaves of different parts of world। और इसमें बता सकते हैं जैसे कि कॉकेशियन हुए, ग्रीक्स हुए, ठीक है, उसके बाद अफगानीज हुए, एक्सेट्रा। एंड थर्ड, हरेम ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ ऑल द women रिलेशंस ऑफ सुल्तान। एग्जाम्पल में जैसे सुल्तान की माँ हो गई, मदर हो गई, आंट हो गई, एक्सेट्रा। और इन सभी के अलावा व्हाट? लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स। तो ये था आपका हरेम का कंपोजिशन। तो लगभग हर एक दिल्ली सुल्तान ने एक हरेम मेंटेन कर रखा था। अब उस हरेम में कौन कौन होती थी? तो
सुल्तान की जो रानी होती थी वो हरेम में रहती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सुल्तान विमेन स्लेव्स परचेज किए होते थे, जैसे कॉकेशियन हो गए, ग्रीक्स हो गए, अफगानीज हो गए, वो भी रहती थी। और साथ ही साथ सुल्तान के जो भी विमेन रिलेटिव्स थे, जैसे कि मदर हो गई, आंट हो गई, ये सब भी हरेम में रहते थे। और इन लोगों की देखभाल के लिए सुल्तान ऑल्सो यूज्ड टू मेंटेन व्हाट, लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स। तो अगर आप यूपीएससी लिखेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकता है हरेम से कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द कंपोजिशंस इन हरेम, हरेम में कौन कौन व्यक्ति रहते थे। तो ये सब याद रखिएगा, क्वींस, विमेन स्लेव्स एंड ऑल द विमेन रिलेशन ऑफ सुल्तान इंक्लूडिंग लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स। ठीक है जी। तो सुल्तान एक लैविश लाइफ लीड कर रहा है ना। अब देखते हैं नोबल्स का लाइफ स्टाइल। तो सुल्तान के लाइफ स्टाइल में आप क्या बता दीजिएगा कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, लाइफ ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, सल्तनत काल में जीवन कैसा था। और उसमें सबसे एलिट सेक्शन हमने उठाया क्या है, सुल्तान। तो सुल्तान का लाइफ स्टाइल मैंने बता दिया कि सुल्तान के पास पैलेस होता था, सुल्तान के पास क्या होता था, सुल्तान गिफ्ट देता था, सुल्तान के पास कॉस्टली यूटेंसिल्स में वो खाना खाता था, सुल्तान के अपने क्या होते थे, हरेम होते थे। अब देखते हैं नोबल्स। नोबल्स कौन, जो सुल्तान के अंदर काम करेंगे। तो नोबल्स क्या करेंगे जी, दे विल ट्राई टू रेप्लिकेट द लाइफ स्टाइल ऑफ सुल्तान। वो सुल्तान के लाइफ स्टाइल को रेप्लिकेट करेंगे नोबल्स। आज भी होता है, कलेक्टर के लाइफ स्टाइल को एसडीएम जो होता है वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, एसडीओ का लाइफ स्टाइल को बीडीओ जो होता है वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है ना। कलेक्टर जो होता है वो मिनिस्टर के लाइफ स्टाइल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर के लाइफ स्टाइल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है, सीएम जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर के लाइफ स्टाइल को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। ये तो आज भी चलते आ रहा है। तो अगेन जो नोबल्स होंगे दे विल व्हाट, ट्राई टू रेप्लिकेट द लाइफ स्टाइल ऑफ सुल्तान। तो नोबल्स भी काफी रिच होते थे, इजंट इट। और हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखा है ना कि नोबल्स का सपोर्ट बहुत जरूरी होता था सल्तनत की स्टेबिलिटी के लिए। तो नोबल्स देखिए कैसे रेप्लिकेट करेंगे लाइफ स्टाइल ऑफ सुल्तान को। तो फर्स्ट दे बिल्ट व्हाट, मैग्निफिशिएंट हाउसेस। इन्होंने भी अपना क्या बनाया, मैग्निफिशिएंट हाउसेस। इनके भी जो घर होते थे नोबल्स के वो क्या होते थे, काफी बड़े होते थे। सेकंड, बिग ऑर्चर्ड्स। ठीक है, उन घरों में क्या होता था, बड़ा गार्डन हो गया या फिर आपको फल के जो बाग होते हैं वो हो गए। थर्ड, दे यूज्ड टू वेयर फाइन एंड कॉस्टली क्लोथ्स, ठीक है जी। एंड दे मेंटेन्ड लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। तो हम कह सकते हैं कि जो एलिट सेक्शन था दिल्ली सल्तनत में वो काफी प्रॉस्पेरस था, है ना। तो नोबल्स को देख लीजिए, नोबल्स के घर भी काफी मैग्निफिशिएंट होते थे, बड़े बड़े ऑर्चर्ड होते थे उनके घरों में। दे यूज्ड टू वेयर व्हाट, फाइन एंड कॉस्टली क्लोथ। दे आल्सो यूज्ड टू मेंटेन लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स एंड स्लेव। और जो नोबल्स होते थे, एक दूसरे नोबल्स में कंपटीशन चलता था कि सबसे बड़ा फीस्ट मतलब भोज जो है वो कौन दे सकता है। अगेन भोज देना भी, फीस्ट देना भी आपके सोशल स्टेटस को दर्शाता है ना। तो अपने सोशल स्टेटस को दर्शाने के लिए नोबल्स, आसपास के जो आपस में नोबल्स होते थे उन लोगों में स्ट्रगल भी चलते रहता था कि सबसे बड़ा फीस्ट या भोज या फेस्टिवल का सेलिब्रेशन कौन कर सकता है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, दे कंपीटेड अमॉन्ग देमसेल्व्स फॉर होल्डिंग लैविश feasts and festival celebration। तो ये थी नोबल्स की लाइफ स्टाइल। एक तो compete करते रहते थे पावर के लिए, है ना। तो इनका ऑफिशियल काम तो वही होता था कि पावर के लिए compete करना, और ये इनका क्या होता था, लाइफ स्टाइल। क्लियर है ये चीज। अब देखिए, अब इसमें मिसलेनियस फैक्ट ये है कि अलाउद्दीन खिलजी, तो आपको याद है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने कोशिश की थी नोबल्स पे कंट्रोल करने के लिए,
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर नोबल्स पे कंट्रोल नहीं हो पाया, और अलाउद्दीन खिलजी आप एक बेंचमार्क रख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी से पहले भी नोबल्स काफी प्रॉस्पेरस थे, इल्तुतमिश के टाइम पे भी प्रॉस्पेरस थे। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़ी सी कोशिश की थी कि नोबल्स के जो इनकम है उन पे कंट्रोल किया जा सके, लेकिन अगेन अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो उसके सक्सेसर्स हुए उस समय भी नोबल्स क्या हो गए, प्रॉस्पेरस हुए। तो सबसे ज्यादा नोबल्स प्रॉस्पेरस हुए हैं, या फिर अगर इसको मैं दूसरे शब्द में बोलूं कि सबसे ज्यादा नोबल्स ने अगर पैसा कमाया है तो वो तुगलक टाइम पीरियड पे कमाया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और तुगलक में भी मोहम्मद बिन तुगलक, isn't it? काफी ज्यादा प्रॉपर्टी एक्वायर्ड की। क्यों? क्योंकि तुगलक टाइम पीरियड तक आते आते एम्पायर क्या हो गया था, स्टेबल हो गया था, एम्पायर बहुत वास्ट हो गया था, isn't it? अब मैंने ये आपको बताया है कि सबसे सर्वोच्च एरिया में, द मैक्सिमम एरिया दैट वाज ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज अंडर द रूल ऑफ तुगलक्स। और सबसे बड़े भाग में तुगलक सम्राट वंश का किस राजा ने रूल किया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक डायनेस्टी तक आते आते एम्पायर काफी बड़ा हो गया था। अब एम्पायर बड़ा होगा तो उसके संसाधन, उसके रिसोर्सेस या फिर सोर्स ऑफ इनकम वो भी ज्यादा हो जाएंगे। अगर एम्पायर का सोर्स ऑफ इनकम ज्यादा हो जाएगा तो नोबल्स की सैलरी भी बढ़ जाएगी, isn't it? तो तुगलक टाइम पीरियड में नोबल्स हैव लिव्ड देयर मैक्सिमम लग्जूरियस लाइफ, ये याद रखिएगा। क्लियर है ये चीज? अब देखिए जनरली होता क्या था, ये समझ में आया लाइफ स्टाइल। अब देखिए जनरली जो प्रॉपर्टी होती थी, जनरली प्रॉपर्टी ऑफ नोबल्स वॉज सेफ, ठीक है। तो जनरली जो नोबल्स की प्रॉपर्टी होती थी उसके लाइफ टाइम की, वो सेफ होती थी, ठीक है। एंड दे वर अलाउड टू पास इट टू देयर सक्सेसर्स, और उनको अपने सक्सेसर्स को पास करने की भी अनुमति होती थी। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है जहां से आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे कि एक नोबल का नाम था बशीर, एक नोबल है उसका नाम क्या है, बशीर। और बशीर क्या था, आमिर ए ममलिक था, आमिर ए ममलिक। आमिर ए ममलिक कहते हैं किसको, हेड ऑफ द आर्मी, हेड ऑफ द आर्मी। तो एक नोबल था जिसका नाम था बशीर, और जो क्या था, आमिरी ममलिक। आमिरी ममलिक मतलब क्या हो गया, हेड ऑफ द आर्मी। किसके टाइम पीरियड पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे। देखिए मैं एक एक्सेप्शन बता रहा हूं, हो सकता है पीटी में क्वेश्चन आपसे आ जाए, यही पूछ दे कि बशीर जो था वो किसका आमिरी ममलिक था, तो आप क्या बोलेंगे, फिरोज शाह तुगलक का। अब देखिए स्टोरी ये है कि बशीर ने काफी ज्यादा पैसे कमाए, ठीक है। तो जब बशीर का डेथ हुआ था तो बशीर हैज लेफ्ट अराउंड 13 करोड़ रुपीज। उस जमाने में बशीर जब मरा था तो बशीर के पास कितने थे, 13 करोड़ रुपए, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर दिया और इस 13 करोड़ रुपए को अपने बेटों में बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग सन्स, ठीक है। अब देखिए ये एक्सेप्शन हुआ ना, क्योंकि मैंने आपको बताया है क्या कि जो नोबल्स होते थे उनकी प्रॉपर्टी आमतौर पे क्या होती थी, सेफ होती थी, isn't it? लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि बशीर नाम का एक नोबल था और ये क्या था, आमिरी ममलिक था। आमिरी ममलिक कहने का मतलब हेड ऑफ द आर्मी। किस सुल्तान के टाइम पीरियड में, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे ये कि आमिरी ममलिक क्या होता था, तो आप बोलेंगे क्या आमिरी ममलिक हेड ऑफ द आर्मी होता था। या फिर क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि वो कौन सा नोबल था जिसकी प्रॉपर्टी को फिरोज शाह तुगलक ने कॉन्फिस्केट करके अपने बेटों में बांट दिया, तो क्या होगा, बशीर। और क्यों बांटा था, क्योंकि इसके पास 13 करोड़ रुपए थे उस जमाने में। तो आप देख सकते हैं नोबल्स वेयर आल्सो वेरी रिच, ठीक है। सुल्तान से कुछ नीचे का लाइफ स्टाइल ये लीड नहीं करते थे। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये लाइफ स्टाइल आप देख लिए सुल्तान और नोबल्स का, तो इससे क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकलता है बताइए। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो सुल्तान था, जो नोबिलिटी क्लास होता था और जो दिल्ली सुल्तान थे, दे लिव्ड व्हाट, एन ऑपुलेंट लाइफ, इजंट इट। चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन एक सब रुक नेट ठीक है। चलिए क्वेश्चन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है।
मैं क्लास खत्म होने के बाद फिर इसको डिस्कस कर दूंगा। तो नेक्स्ट है हमारा कास्ट, सोशल मैनर्स एंड कस्टम्स, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट है कास्ट, सोशल मैनर्स एंड कस्टम्स। एक मददे मास का क्वेश्चन आया है, वो बताता हूं मैं, ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। उसी तरीके से क्वेश्चंस और आ रहे थे, कास्ट, सोशल मैनर्स एंड कस्टम्स। ठीक है, ये नेक्स्ट डायमेंशन है जिससे हम लोग उस समय की सोसाइटी के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो कम्युनिटी रिसाइड करती थी, कौन कौन? हिंदूज एंड मुस्लिम्स। चीफ यही दोनों पॉपुलेशन था उस जमाने में दिल्ली सल्तनत में। तो हिंदूज की जो स्थिति थी वो लगभग सेम थी, ऑलमोस्ट सेम, जो सल्तनत के आने से पहले सी थी। जैसे कि वर्ण व्यवस्था जो था, वर्ण सिस्टम जो था हिंदूज में, दैट वाज स्टिल पावरफुल। सल्तनत काल में भी वर्ण व्यवस्था जो थी, ठीक है, हिंदुओं में वो वैसे ही थी जैसे कि सल्तनत के आने से पहले से थी। जैसे कि अगर ब्राह्मणास की बात करें तो ब्राह्मणास वे आर सुपीरियर स्टिल। क्षत्रियाज enjoyed द सेम स्टेटस जो कि वर्ण व्यवस्था में नहीं मिलता था। शूद्र की बात करें तो शूद्रास, ठीक है, तो शूद्रास के क्या था? दे वर नॉट अलाउड टू रीड एंड रिसाइट वेदास बट वे आर अलाउड टू रीड एंड रिसाइट पुराना। वेद पढ़ने का अधिकार शूद्रों को नहीं था, लेकिन पुराण पढ़ने का अधिकार उन्हें था। और नेक्स्ट बात करेंगे चंडालास। ठीक है, चंडालास जो है ये आपको पता है कि गुप्ता एज का फिनोमेनन है ना। गुप्ता एज से पहले शूद्रास जो थे, दे वेर एट द बॉटम ऑफ द कास्ट स्टेटस, इजंट इट। चंडालास जो हैं ये गुप्ता पीरियड का एक फिनोमेनन है। तो ऑब्वियसली हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं तो ये गुप्ता पीरियड के बहुत बात है। तो चंडालास जो थे इन पे एक्सट्रीम डिसएबिलिटीज थी। एक्सट्रीम डिसएबिलिटीज मतलब इनको छुआ नहीं जा सकता था, ठीक है, इनके परछाई से भी लोग जो हैं सब माना जाता था कि दे विल बिकम पॉल्यूटेड एंड ऑल दैट। तो सीवियस डिसएबिलिटीज जो थी वो किसके ऊपर थी? तो चंडालास के ऊपर। क्लियर है ये चीज? अब विमेन का पोजीशन देख लेते हैं हम लोग कि विमेन का पोजीशन क्या था उस जमाने में। तो ये तो मेल का बात कर दी है कि हिंदू सोसाइटी में लगभग वही स्टेटस था लोगों का जो कि सल्तनत काल से पहले का था। मतलब सल्तनत काल ने हिंदू सोसाइटी का जो वर्ण व्यवस्था था उसको नहीं टैम्पर किया। ठीक है, तो ब्राह्मणास की वही पोजीशन थी, क्षत्रिय की वही पोजीशन थी, शूद्रा का मैंने बताया कि दे वर अलाउड टू रिसाइट वेदास बट वे आर नॉट अलाउड टू रिसाइट व्हाट? पुराणास। नेक्स्ट चंडालास की बात करें तो चंडालास जो कम्युनिटी थी दे हैड व्हाट? दे हैड टू सफर एक्सट्रीम डिसेबिलिटीज। ठीक है, विमेन की बात करें अगर हम लोग, हिंदू विमेन की बात करें, हिंदू विमेन तो एक इंटरेस्टिंग फीचर है उस टाइम पीरियड में कि हिंदू विमेन ऑल्सो स्टार्टेड पर्दा सिस्टम। हिंदू विमेन ऑल्सो स्टार्टेड पर्दा सिस्टम। ठीक है, अब पर्दा सिस्टम जनरली इस्लामिक फैमिली में प्रैक्टिस की जाती थी, लेकिन चूंकि उस समय मुस्लिम कम्युनिटी काफी प्रॉस्पेरस थी, क्योंकि जो रूलिंग स्ट्रक्चर था, जो सरकार जो थी, वो उसमें किसकी भागीदारी सबसे ज्यादा थी? मुस्लिम्स की थी। तो मुस्लिम्स इन तुगलक टाइम्स वेयर व्हाट? वेयर प्रॉस्पेरस कम्युनिटी। तो किसी भी प्रॉस्पेरस कम्युनिटी जो होती है उसको अडॉप्ट करता है कौन? उसके नीचे से जो लोग रहते हैं। तो पर्दा सिस्टम जो है इट ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग व्हाट? सल्तनत period among Hindu women, and more or less Hindu women was still subordinated to male counterparts, ठीक है जी। तो ये था हिंदुओं की स्थिति आपको किसमें?
सल्तनत टाइम पीरियड में। इसको आप लोग लिख लिए हैं? कोई क्वेश्चन आया क्या सर? हाँ, एक वही क्वेश्चन आया। ठीक है, वही है ना एक। चलिए नेक्स्ट है आपका मुस्लिम सोसाइटी। मददे मार्च में बता देता हूं, ठीक है, पहले टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या, मुस्लिम सोसाइटी ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। तो अगेन मुस्लिम सोसाइटी में भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज थी, एंड दीज इनइक्वालिटीज वेयर मोर देन हिंदू सोसाइटी। ठीक है, तो मुस्लिम सोसाइटी जो थी सल्तनत टाइम पीरियड में, उसमें भी इनइक्वालिटीज थी, आपस में वो लोग इनइक्वालिटी प्रैक्टिस करते थे, और ये जो इनइक्वालिटी मुस्लिम सोसाइटी में थी ये हिंदू सोसाइटी से भी ज्यादा थी। ठीक है, और यहां जो इनइक्वालिटी वो लोग प्रैक्टिस करते थे मुस्लिम फैमिलीज, वो अडॉप्ट करते थे ऑन एथनिक एंड रेशियल लाइंस। ऑन एथनिक एंड रेशियल लाइंस कहने का मतलब क्या हुआ, तो जैसे कि ईरानीज हो गए, अफगानीज हो गए, टर्क्स हो गए, खुरासनीज हो गए। ठीक है, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर मुस्लिम्स, दे ऑल आर प्रैक्टिसिंग इस्लाम, बट ethnically and racially they are what, different. One is Irani, another is Afghani, another is Turks, isn't it? So they don't used to marry among themselves. ठीक है, तो आप लिखेंगे do not used to marry among themselves. ठीक है, अब देखिए चाहे वो ईरानी हो, चाहे अफगानी हो, चाहे टर्क्स हो, चाहे खुरासनीज हो, they all were following what, Islam. They all were Muslims. लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग आपस में शादी नहीं करते थे। ठीक है, तो हम कह सकते थे कि मुस्लिम सोसाइटी में भी इनइक्वालिटीज प्रैक्टिस होती थी उनके बीच में, और वो प्रैक्टिस होती थी अमंग व्हाट, एथनिक एंड रेशियल लाइंस। हिंदूज में इनइक्वालिटी प्रैक्टिस होती थी जात के आधार पे, कास्ट के आधार पे। मुस्लिम समाज में इनइक्वालिटी प्रैक्टिस होती थी ऑन एथनिक एंड रेशियल लाइंस। साथ ही साथ इसके अलावा दे ऑल्सो यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट, they also used to discriminate among Hindu converts. ठीक है, वैसे हिंदू जो कि इस्लाम को अडॉप्ट कर लिए थे उनके साथ भी भेदभाव किया जाता था, उनको ट्रू इस्लामिक नहीं माना जाता था। ठीक है, तो वैसे हिंदू जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे उनके साथ भी क्या होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो हम कह सकते हैं कि मुस्लिम सोसाइटी during the Sultanate times were what? Were also rigged with inequalities, and these inequalities were practiced on ethnic and racial lines. Clear है ये चीज? तो हिंदू सोसाइटी में क्या स्टेटस था वो बता दिया मैंने, कास्ट सिस्टम वहां पे भी स्ट्रांग है। सेकंड, मुस्लिम सोसाइटी में क्या स्ट्रक्चर था वही मैंने आपको बता दिया। यहां भी इनइक्वालिटी प्रैक्टिस हो रही है, और हो रही है किसके बीच में, एथनिक और रेशियल लाइंस में। अब देख लेते हैं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में इंटरैक्शन कैसा था। ठीक है, आपस में बात करते भी थे कि नहीं करते थे, लिख लेते हैं हिंदू मुस्लिम इंटरैक्शन। तो एक तरफ देखेंगे हिंदू मुस्लिम इंटरैक्शन, और दूसरी तरफ देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट। हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट भी होता था कि नहीं उस जमाने में। ठीक है, तो देखिए हिंदू मुस्लिम इंटरैक्शन जो था वो बहुत लिमिटेड होता था, काम से काम वाली बात होती थी। ठीक है, वाई, क्यों कारण था जी कि आपस में ये लोग उतना बात क्यों नहीं करते थे? तो फर्स्ट, बिकॉज ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस, because of religious and cultural differences, and second, because of superiority complex among Muslims during those times. अब सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को गलत सेंस में मत लीजिए। सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ये हुआ कि अब ऑब्वियसली अब कोई सरकारी, मतलब लेट से कि आपके मोहल्ले में से कोई आदमी आईएएस निकल गया,
निकल गया, कल तक आप उसको जानते थे, है ना। अब जब उसका आईएएस निकल जाएगा तो वो थोड़ा सा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाएगा ना जी। क्यों? क्योंकि अब वो सरकार का अभिन्न अंग हो गया, इजंट इट। तो गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशन अपने साथ क्या लेके आती है? पावर लेके आती है। और इस जमाने में दिल्ली सल्तनत में गवर्नेंस किसके हाथ में है? इट वॉज एन इस्लामिक किंगडम, इजंट इट। तो जो मुस्लिम्स में थोड़े से सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स थे उस जमाने में कि दैट वी आर इन द गवर्नेंस प्रोसेस, इजंट इट। खैर, इसको गलत सेंस में आप लोग मत लीजिएगा, ये कहीं भी हो सकता है, ये हिंदुओं में भी हो सकता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, जो मैंने आपको कलेक्टर का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन होता था बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। लेकिन इसके बावजूद, ठीक है, हिंदू सोल्जर्स वेयर अपॉइंटेड इन सल्तनत। इसके बावजूद भी हिंदू सेना जो थी, जो हिंदूज थे, दे वेयर अपॉइंटेड इन सल्तनत। उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम नोबल्स जो थे, मेनी मुस्लिम नोबल्स, they used to employ Hindus for their personal managers, ठीक है, पर्सनल मैनेजर्स। और साथ ही साथ रूरल सोसाइटी की बात करें, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें गांव में, तो गांव में हिंदूज वेयर इन मेजॉरिटी, ठीक है जी। तो ये था आपका हिंदू मुस्लिम इंटरैक्शन सल्तनत काल में। होते ही बात बहुत लिमिटेड होती थी। कॉन्फ्लिक्ट होता था हिंदू मुसलमानों में, हाँ होता था, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता था ये धर्म को लेके नहीं होता था। इसको कॉन्फ्लिक्ट को धार्मिक रंग चढ़ा दिया जाता था, ठीक है। दोनों में दो चीज है, एक तो लड़ाई होगी धर्म पे, और एक होता है क्या कि लड़ाई किसी और चीज से स्टार्ट हुई और उसको धार्मिक रंग दे दिया गया, isn't it? तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता था बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, ये सेक्युलर चीजों पे कॉन्फ्लिक्ट होता था, जैसे पावर के लिए। अब पावर का कोई धर्म है जी? पावर का कोई धर्म नहीं है। प्रॉपर्टी के लिए। सेकंड, वेल्थ का कोई धर्म है? नहीं धर्म है। थर्ड, रिसोर्सेस या फिर लैंड आप बोल सकते हैं, ओवर लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। तो इन सब चीजों को लेके कॉन्फ्लिक्ट होता था, और इन कॉन्फ्लिक्ट को जनरली क्या पहना दिया जाता था? रिलीजियस कलर, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है वो सपोर्ट अपने लिए ला सके, ठीक है। मान लीजिए कोई बंदा है ए, उसकी लड़ाई हो गई किसी डिफरेंट कम्युनिटी बी के बंदे से। किस चीज के लिए लड़ाई हुई है? तो लेट से पावर के लिए लड़ाई हुई है। अब वो ए क्या करेगा? उसको धार्मिक रंग दे दिया। अब धार्मिक रंग दे दिया तो उसके सपोर्ट में लोग आ गए कि भाई ए को सपोर्ट करना, धर्म को सपोर्ट करना है। लेकिन एसेंशियली जो कॉन्फ्लिक्ट था वो किसके ऊपर था? वो किसी सेक्युलर चीज के लिए हुआ होगा, ठीक है जी। तो सल्तनत पीरियड में हिंदू मुस्लिम इंटरेक्शन भी था जो कि लिमिटेड था, और कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट जनरली सेक्युलर चीजों के लिए होता था, जैसे पावर के लिए, वेल्थ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज के लिए, और इन कंटेंशियस इशू को एक धार्मिक रंग चढ़ा दिया जाता था, ठीक है जी। ओके, अब देखते हैं नेचर ऑफ स्टेट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो नेक्स्ट डायमेंशन जो हमारा है जिससे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लाइफ स्टाइल, वो क्या है? नेचर ऑफ स्टेट। स्टेट का नेचर क्या था? दिल्ली सल्तनत का नेचर क्या था? तो दिल्ली सल्तनत was essentially what? It was a militaristic and aristocratic state, ठीक है, with a biasness towards नोबल बर्थ। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत क्या थी? दिल्ली सल्तनत एक मिलिटरिस्टिक और एक एरिस्टोक्रेटिक स्टेट थी, जिसमें नोबल्स बर्थ में जन्म लेने वालों के लिए क्या थी? बायसनेस होती थी। आज भी होता है ना बॉलीवुड में, क्या कि किसी एक्टर का बेटा एक्टर बन सकता है ज्यादा इजीली,
तो उसी तरीके से था कि अगर कोई नोबल का बेटा है तो उसको नोबिलिटी मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। हालांकि नोबिलिटी का बेस बाकी नॉन नोबल्स के फैमिली के लिए भी ओपन होता था, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता था। जैसे बहुत जिद्दोजहद करके ही आप बता सकते हैं कि कोई 100 में से एक बंदा जो है वो विदाउट नोबल बैकग्राउंड का नोबल बने, लेकिन आमतौर पे होता था कि जो नोबल बर्थ के बच्चे होते थे उनको फेवर किया जाता था दिल्ली सल्तनत में नोबिलिटी के लिए। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, दिल्ली सल्तनत में एक प्रेशर होता था आपका उलेमास का। उलेमास मैंने आपको बताया ना, उलेमास कौन होते थे? थियोलॉजियंस। उलेमास कौन होते थे? थियोलॉजियंस। और ये जो थियोलॉजियंस थे ये रेगुलरली दिल्ली के सुल्तान को प्रेशर बनाते रहते थे, उनको समझाते रहते थे कि साहब आप भारत को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए। तो जो उलेमास थे, जो थियोलॉजियंस थे, हैं आप भारत को एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन हर बार दिल्ली के सुल्तानों ने उलेमास की इस बात को नहीं माना, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान को यह पता था कि द मेजॉरिटी ऑफ एरिया, द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जिस पे वो रूल कर रहे हैं वो क्या है? नॉन इस्लामिक है, इज़न्ट इट? और इसी में एक आपको क्वेश्चन आ सकता है निजाम उल मुल्क जुनैदी से। अब ये कहानी सुनिए कि निजाम उल मुल्क जुनैदी, ये नाम आप याद रखिएगा, निजाम उल मुल्क जुनैदी। ये जो बंदे हैं निजाम उल मुल्क जुनैदी, ही वॉज द वजीर, he was the वजीर ऑफ इल्तुतमिश। तो एक तो क्वेश्चन ये आपसे आ जाएगा कि निजाम उल मुल्क जुनैदी किसके वजीर थे? इल्तुतमिश के थे। और जो थियोलॉजियंस थे, जो उलेमास थे, वो इल्तुतमिश के पास गए वही ऑफर लेके कि साहब आप इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए। तो निजाम उल मुल्क जुनैदी ने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। वाई? बिकॉज स्टेटमेंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो ये है, बिकॉज मुस्लिम्स इन इंडिया आर लाइक सॉल्ट इन अ डिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और आ भी सकता है। क्यों? क्योंकि निजाम उल मुल्क जुनैदी ने कहा था कि भारत में जो मुसलमान हैं वो उतना ही है जितना कि आपको डिश, जो मतलब बर्तन पे नमक होता है। तो इस स्टेटमेंट से निजामुल मुल्क जुनैदी ये बताना चाहते थे कि इंडिया कैन नेवर बी converted into an Islamic land because majority of the population in India is what? Non-Islamic। क्लियर है ये चीज? तो उलेमास का रिपीटेडली प्रेशर पड़ता था सुल्तान पे कि आप शरिया लगा दीजिए, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आपको ये होते थे, सुल्तान होते थे, वो उलेमास की इस बात को नहीं मानते थे। और ना ही दिल्ली के सुल्तानों ने कभी उलेमास को ये अधिकार दिया कि वो स्टेट पॉलिसी को डिक्टेट कर सके। तो जब मैंने क्लास स्टार्ट किया था तो दो टर्म आपको बताया था, है ना, एक बताया था जवाबित और एक बताया था शरिया। शरिया मैंने बताया था क्या? इस्लामिक लॉ को शरिया कहते थे। और जवाबित क्या होता था? जवाबित होता था स्टेट रेगुलेशन, कानून जो होता है, स्टेट का कानून। और क्लास के पहले मैंने बताया था क्या कि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होता था बिटवीन शरिया एंड जवाबित, तो सबसे ऊपर किसको माना जाता था? जवाबित को। तो आप देख सकते हैं कि जब इस्लामिक लॉ और स्टेट लॉ में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था तो ज्यादा प्रेसिडेंस किसको दिया जाता था? स्टेट लॉ को। जैसे कि आप जानते हैं ना जी कि यूनियन लिस्ट पढ़ा है ना आपने, और स्टेट लिस्ट, इन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो किस लिस्ट को माना जाएगा? यूनियन लिस्ट को, इज़न्ट इट? तो उसी तरीके से सल्तनत टाइम पीरियड में भी दो लॉज होते थे, एक शरिया लॉ और एक जवाबित। जवाबित मतलब स्टेट लॉ, और दोनों में अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो किसका प्रेसिडेंस होता था? जवाबित का। क्लियर है? तो नेचर ऑफ स्टेट आप बता सकते हैं मिलिटरिस्टिक था, एरिस्टोक्रेटिक था, एंड नॉट ट्रूली इस्लामिक, एंड नॉट ट्रूली इस्लामिक, और पूरी तरीके से इस्लामिक नहीं था। कैसे? तो आप लिखिएगा क्या? जवाबित वेयर सुपीरियर टू, जवाबित्स वेयर सुपीरियर टू शरिया। व्हाट इज शरिया? इस्लामिक लॉ। And what is Zawabit? State law। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, मुस्लिम्स इन इंडिया आर लाइक सॉल्ट इन अ डिश। और एक और स्टेटमेंट मैं बता देता हूं, वहां से भी क्वेश्चन आता है। दूसरा स्टेटमेंट अलाउद्दीन खिलजी का है, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने थियोलॉजियंस को यह कहा था कि मुझे इस बात का पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है,
जो भी मुझे सल्तनत के हिसाब से सही लगता है वो मैं कानून बना देता हूं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने थियोलॉजियन को यह बात कहा था कि मुझे नहीं पता कि धर्म में क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मुझे जो सल्तनत के लिए सही लगता है उसके लिए मैं कानून बना देता हूं। तो वो मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं, वहां से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है, आई डू नॉट नो व्हाट इज राइट or wrong. I do not know what is right or wrong, but frame laws according to the need of state. According to the need of state. ये किसके स्टेटमेंट हैं? अलाउद्दीन खिलजी। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट से, Isn't it? My sole purpose in India is to give Congress a peaceful demise. आता है ना, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। मिडिवल हिस्ट्री में ये स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसीलिए चूंकि दिल्ली सल्तनत, सिंस दिल्ली सल्तनत was not a purely Islamic state, was not purely a Islamic state, that's why Barani कौन है? हिस्टोरियन है। that's why Barani had categorized Delhi Sultanate as जहांदारी स्टेट, as जहांदारी स्टेट। तो बारनी के शब्दों के अनुसार दिल्ली सल्तनत क्या था? इस्लामिक सल्तनत था? नहीं, ये क्या था? एक जहांदारी सल्तनत था। जहांदारी सल्तनत किसको कहते हैं? द स्टेट बेस्ड ऑन वर्ल्ड सेक्युलर कंसिडरेशन। ये बारनी का मत था। तो बारनी के अनुसार दिल्ली सल्तनत क्या था? सेक्युलर था। ठीक है जी, तो ये था आपका नेचर ऑफ स्टेट। ठीक है, अब एक मिसलेनियस वर्ड है जिम्मी, वहां से भी क्वेश्चन कभी आता है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? नेम द सुल्तान हु स्टार्टेड राशनिंग सिस्टम। राशनिंग सिस्टम वही आपका अलाउद्दीन खिलजी का है। एंड व्हाट वाज दैट? मार्केट रिफॉर्म्स जो है अलाउद्दीन खिलजी का, वो मददे माश सर मैम ग्रांट होता था जो कि रिलीजियस स्कॉलर्स को दिया जाता था। ठीक है, अब रिलीजियस मतलब स्कॉलर्स को जनरली दिया जाता था। ग्रांट्स मतलब कोई रेवेन्यू फ्री लैंड दे दिया गया तो उसको क्या कहते थे? मददे माश। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी मददे माश दिया है, फिरोज शाह तुगलक ने भी मददे माश दिया है। Who has witnessed reign of 7 sultans of Delhi Sultanate? आमिर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, मोइनुद्दीन चिश्ती। आमिर खुसरो तो नहीं सर, इसका होगा आपका निजामुद्दीन औलिया। ये आप देख लीजिएगा, आई थिंक ये निजामुद्दीन औलिया होंगे जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पे हैं। ठीक है, स्टेट लॉ क्या है इसमें आप देख लीजिएगा। आई थिंक निजामुद्दीन औलिया है। ठीक है, बट आप कंफर्म में नहीं हूं, आप देख लीजिएगा इसमें कौन है। आई गेस निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने 7 सुल्तान को देखा है, क्योंकि ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड से हैं। अच्छा, आंसर आ रहे हैं आमिर खुसरो। मैंने बताया इसके बारे में मुझे अभी जानकारी नहीं है, आई गेस वो था। जहांदारी स्टेट को एक बार और रिपीट कर दीजिए। जहांदारी स्टेट जो है वो वैसे स्टेट को कहते हैं जो सेक्युलर हो। ठीक है, तो ये उर्दू वर्ड है। सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या? जहांदारी स्टेट। तो चूंकि दिल्ली सल्तनत जो था वो एक इस्लामिक स्टेट नहीं था, प्योरली तरीके से इस्लामिक स्टेट नहीं था। और कैसे आप कह सकते हैं कि प्योरली तरीके से इस्लामिक स्टेट नहीं था? तो उसमें मैंने बताया कि जवाबित जो होते थे, स्टेट लॉज जो होते थे, दैट वाज ओवर टू शरिया, है ना। तो इसके वजह से जो बारनी है वो आपको दिल्ली सल्तनत को एक सेक्युलर स्टेट कहते हैं, और सेक्युलर स्टेट का आप उर्दू नाम कह सकते हैं क्या? जहांदारी स्टेट। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है? पूछिए।
रिया सिन्हा, आई स्टडी, हाँ आप पढ़े होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैम, हो सकता है उसका आंसर आमिर खुसरो होगा, मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, मेरे हिसाब से निजामुद्दीन औलिया है जो मैंने आपको बताया, हो सकता है मैं गलत हूं, आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई है नहीं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है पूछिए। मदद मार्क्स ग्रांट मैंने आपको बोल दिया ना, मदद मार्क्स ग्रांट जो था वो दिया जाता था किसको, स्कॉलर्स को। चलिए लास्ट जो हमारा टॉपिक है, एक है आपको मिसलेनियस टर्म्स हैं वो याद रखिए, जैसे कि एक टर्म्स होता है जिम्मीज। जिम्मीज किसको कहते थे, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो जिम्मीज किसको कहते थे, जिम्मीज कहते थे प्रोटेक्टेड पीपल को। प्रोटेक्टेड पीपल मतलब हिंदूज को, हिंदूज को क्या कहा जाता था, जिम्मीज। और ये जो जिम्मीज शब्द है ये अरबों ने, अरब्स ने स्टार्ट किया था। क्यों, क्योंकि द फर्स्ट मुस्लिम पावर टू इन्वेड इंडिया वेयर व्हाट, अरब्स। ये मैंने बताया था, टर्क्स नहीं थे। द फर्स्ट मुस्लिम पावर टू इन्वेड इंडिया वेयर व्हाट, अरब्स। और अरब्स में कौन थे, समय जो नॉन इस्लामिक पीपल अरब्स को मिले उनको क्या कहा गया, जिम्मीज। जिम्मीज मतलब क्या, प्रोटेक्टेड पीपल। प्रोटेक्टेड पीपल मतलब क्या, कि इन लोगों को प्रोटेक्ट किया जाएगा। और क्यों प्रोटेक्ट किया जाएगा, बिकॉज दे विल पे जजिया। तो वैसे लोग, वैसी कम्युनिटी जो जजिया पे करती थी उसको क्या कहा जाता था, जिम्मीज। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको आ जाए कि जिम्मीज किसे कहते थे, ठीक है जी। ओके, देन है आपका स्टेटस ऑफ रिलीजियस फेथ इन सल्तनत। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटस ऑफ रिलीजियस फेथ इन सल्तनत। स्टेट ऑफ रिलीजियस फेथ इन सल्तनत, क्या हिंदूज जो थे, जो कि आपको नॉन इस्लामिक थे, क्या इनको फ्रीडम ऑफ रिलीजन था? तो देखिए इसको दो भागों में बांट सकते हैं कि रिलीजियस फेथ का क्या कंडीशन था। एक तो कह सकते हैं इनिशियल फेज ऑफ सल्तनत, जब सल्तनत बन रही थी, इजंट इट, इनिशियल फेज ऑफ सल्तनत। और दूसरा कह सकते हैं हम लोग मैच्योर्ड फेज ऑफ सल्तनत। ये दोनों फेजेस में देखेंगे कि रिलीजियस फ्रीडम का क्या कंडीशन था, ठीक है। तो देखिए इनिशियल फेज ऑफ सल्तनत में, जब सल्तनत बन रही थी, जब टर्क्स जो थे वो भारत में आए थे, तो इस टाइम पीरियड पे वी हैव व्हाट, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स। तो अपने इनिशियल फेजेस में जब टर्क्स भारत में आए तो काफी सारी मंदिरों को उन्होंने तोड़ा, और इन मंदिरों के जगह दे हैव कन्वर्टेड देम इनटू मॉस्क, ठीक है। तो स्टार्टिंग फेज में जब टर्क्स आए थे, ठीक है, जब वो इन्वेडर्स थे, और ये मैं बात कर रहा हूं स्टार्टिंग फेज व्हाट, समवेयर अराउंड 1200 ऑनवर्ड्स। तो इस समय जब टर्क्स आए तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारी मंदिरों को उन्होंने तोड़ा और उसको क्या बना दिया गया, मस्जिद। और ये मंदिर को क्यों तोड़ते थे सुल्तान, अगेन टू लेजिटिमाइज देयर इन्वेजन। देखिए सुल्तान जो होते हैं वो सियासी लोग होते हैं, वो पॉलिटिकल लोग होते हैं, उन्हें धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, समझ रहे हैं आप। लेकिन वो मंदिर इसलिए तोड़ते थे क्योंकि अपनी आर्मी को बता सके कि देखो भाई ये जो चढ़ाई हम किए हैं इस एरिया में, ये हम अपने लालच के लिए नहीं किए हैं, हमको यहाँ का सोना चांदी नहीं चाहिए। अगर वो बोलेगा कि भाई हमको सोना चांदी चाहिए जो इस मंदिर के अंदर छुपा है, तो बाकी के सेना लोग बोलेंगे ना भाई कि तुम्हारे ग्रीड के लिए हम क्यों मरेंगे, Isn't it? तो इसलिए सुल्तान को क्या करना होगा, लोगों को संगठित करने के लिए एक लार्जर कॉज बताना पड़ेगा। उसको यह बताना पड़ेगा कि देखो भाई ये इसमें मेरा लालच नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको अपना राज्य बढ़ाना है, कि हम बोर हो गए हैं 10 किलोमीटर के एरिया को रूल करते करते, अब हमको 50 किलोमीटर का एरिया चाहिए। अगर ये बोलेगा तो सेना बोलेगा ना भाई कि तो तुमको करना है तो तुम खुद जाके लड़ लो, Isn't it? लेकिन सेना की जरूरत है, अकेले सुल्तान तो नहीं लड़ सकता है। तो सुल्तान क्या करेगा, सुल्तान अपने आप को पोर्ट्रे करेगा कि देखो हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम इस्लाम को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही आप रिलीजन का कॉन्सेप्ट लाइएगा तो क्या हो गया, लार्जर कॉज हो गया। तो अब सैनिक जो है वो सुल्तान के लिए मरने को तैयार है। क्यों मरने को तैयार है, क्योंकि उसको लग रहा है क्या कि वो अपने धर्म के लिए मरेगा, Isn't it? लेकिन जो मोटिव होता था सुल्तान का वो क्या होता था, पॉलिटिकल, सियासी होता था। ओके, तो इनिशियल फेजेस में टेंपल्स को डिस्ट्रक्ट किया गया है और उसको बना दिया गया है क्या, मॉस्क। और क्यों का किया करते थे सुल्तान, टू लेजिटिमाइज देयर इन्वेजन, ठीक है। और इसमें एक एग्जांपल है आपका कुवत्तुल इस्लाम मॉस्क, ठीक है। एग्जांपल एक है आपका कुवत
उल इस्लाम मॉस्क, ये आपको दिल्ली में है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। और ये कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क जो था, ये पहले विष्णु टेम्पल था, विष्णु की मंदिर थी। ये आप कुतुब मीनार में अगर जाइएगा ना, तो उसी कॉम्प्लेक्स में आपको है कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। और ये जो मस्जिद थी, ये पहले क्या थी? विष्णु टेम्पल। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वाज ओरिजिनली, मूल तरीके से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद क्या था? एक जैन मंदिर था, एक बौद्ध विहार था, एक विष्णु मंदिर था, शिव का मंदिर था, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क वाज व्हाट? अ विष्णु टेम्पल। उसी तरीके से बहुत अलग अलग शहरों में भी मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया गया, जैसे अजमेर में भी डिस्ट्रॉय किया गया है। क्लियर है ये चीज? तो ये हुआ है कब? जब इनिशियल फेज है, जब टर्क्स भारत में आए हैं, जब उनको खुद नहीं पता है कि वो कितने दिन तक रहेंगे, isn't it? तो ये जो मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया जाता था, ये दो पर्पस की वजह से किया जाता था। एक तो अपने इन्वेजन को लेजिटिमाइज करने के लिए, एंड दूसरा फॉर रिच ट्रेजर्स। फॉर रिच ट्रेजर्स मतलब कि सोने चांदी भी बहुत दिनों से मंदिरों में रखे जाते थे, isn't it? तो उसको लूटने के लिए भी। तो ये दो कारण था जिसकी वजह से इनिशियल स्टेजेस में मंदिरों को तोड़ा गया। हाउएवर, जब सल्तनत मैच्योर हो गई, मतलब 1300 के पीरियड के टाइम पीरियड पे आया, तब सल्तनत काल में क्या हो गया? लिमिटेड टॉलरेशन। तो ड्यूरिंग मैच्योर फेज, ड्यूरिंग मैच्योर फेज ऑफ सल्तनत, during mature phase of sultanate there was what? Limited toleration। limited toleration मतलब कि limited मतलब बर्दाश्त किया जाता था डिफरेंट कम्युनिटीज को। तो जैसे कि इन विलेजेस, गांव में हिंदूज वेयर अलाउड टू कंस्ट्रक्ट टेम्पल्स, ठीक है। उसके बाद फेस्टिवल्स वेयर अलाउड, ठीक है, हिंदू फेस्टिवल्स वेयर अलाउड, isn't it? तो बाद के समय में जब सल्तनत मैच्योर हो गई, तो उस समय क्या रखा गया? लिमिटेड टॉलरेशन, ठीक है। कन्वर्जन्स की बात कर रहे हैं कि क्या लोग जो हैं वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए थे? हाँ, कन्वर्ट हुए थे, लेकिन कन्वर्जन जो होता था यहां इस समय पे जनरली होता था लोगों के द्वारा, क्यों? टू इंप्रूव देयर सोशल स्टेटस। जी, अब आपको पता है ना कि जो सरकार है, उस सरकार में जनरली कौन सी कम्युनिटी रूल कर रही थी? मुस्लिम कम्युनिटी, टर्क्स, isn't it? तो बाकी के लोगों को भी लगता था कि भाई अगर हमको प्रमोशन चाहिए, चाहे उनको लगता था कि भाई रिलीजन चेंज करने के बाद हो सकता है कि हमको अच्छा पोस्ट मिल जाए, तो दे यूज्ड टू कन्वर्ट, ठीक है। तो कन्वर्जेंस होते थे, लेकिन कन्वर्जेंस जनरली वॉलंटरी होते थे, जनरली। अब ऐसा नहीं कि सारे कन्वर्जेंस वॉलंटरी होते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस जो होते थे वो वॉलंटरी होते थे, जब किसी व्यक्ति को लगता था कि रिलीजन कन्वर्ट करके उसको कोई सियासी या उसको कोई आर्थिक फायदा मिल सकता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट लाइफ ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। सर, बट स्टार्टिंग में अरब्स तो बस लूट नहीं के, क्या लिखे? लूट, हाँ, लूटने के लिए आया था। तो हाँ, तो अरब सेटल्ड कहां हुए? अरब्स आए, सिंध को उन्होंने कैप्चर किया, वहां पे लूटा, और जब वो देखे सिंध में कि भाई नॉन इस्लामिक लोग हैं, तो उनको उन्होंने नाम दिया जिम्मी। मैंने कब कहा कि अरब्स ने सल्तनत बनाई है? हाँ जी, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सर, टू कैप्चर मनी फ्रॉम टेम्पल, हाँ वो भी मैंने बताया आपको कि दो पर्पस होते थे मंदिरों को लूटने का। एक तो टू लेजिटिमाइज द इन्वेजन, और सेकंड मैंने लिखा था ना फॉर द रिच ट्रेजर। ये क्या मैंने लिखा है? फॉर रिच ट्रेजर्स। रिच ट्रेजर्स में वही हो गया गोल्ड एंड सिल्वर जो उस समय मंदिर में स्टोर होता था। ट्रेजर मतलब खजाना। वाई जजिया इम्पोज्ड ओनली ऑन नॉन मुस्लिम्स? अगेन, क्योंकि उस समय जो मेडिवल रूलर्स होते थे, दे यूज्ड टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज डिफेंडेंट ऑफ इस्लाम। जो मध्यकालीन भारत के जो रूलर होते थे वो ऐसा पोर्ट्रे करते थे, अपने को दिखाते थे कि हम इस्लाम के क्या हैं? डिफेंडर हैं।
और जनरली वो इस्लाम के डिफेंडर नहीं होते थे। मैंने बताया ना कि सुल्तान जो होता था वो सियासी होता था, वो पॉलिटिकल होता था, लेकिन उसको ये बात पता होता था कि रिलीजन का सहारा लेके वो एक वाइडर सपोर्ट बेस को मोबिलाइज कर सकता है। तो इसीलिए कभी कभी सियासत चलाने के लिए या फिर अपने किसी एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए सुल्तान जो है अपने धर्म का सहारा लेता था, ठीक है जी। लेकिन जो मेन मोटिव होता था सुल्तान का वो क्या होता था? पॉलिटिकल। तो इसलिए जजिया लगाया जाता था नॉन हिंदूज पे, ये दिखाने के लिए उलेमास को, थियोलॉजियंस को, कि देखिए हम इस्लाम को क्या कर रहे हैं, मतलब प्रोपोगेट कर रहे हैं। आप एक बार वो आमिर खुसरो निजामुद्दीन औलिया वाला देख लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, किसी ने क्वेश्चन पूछा है इसमें से, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि इनमें से किसने 7 सुल्तानों का शासन देखा है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आमिर खुसरो लिखा है, ठीक है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। जो सामानिद के साथ वार करते थे और फिर उस ट्राइबल्स हुआ करते थे, ठीक है। ये सामानिद वाला क्वेश्चन आया है, तो इसका मैं आपको बता रहा हूं कि हाँ, मैंने आपको बताया था शुरुआती दिनों में कि सामानिद्स और टर्किश के बीच में लड़ाई होती थी। तो उस समय जो टर्क्स होते थे वो नॉन इस्लामिक टर्क्स होते थे, उन्होंने उस समय तक इस्लाम अपनाया नहीं था, और ना ही वो लोग, मतलब वो लोग क्या थे? ट्राइबल्स थे, isn't it? तो वो टर्क्स लड़ते थे सामानिद के साथ, और धीरे धीरे जब वो सामानिद्स के कांटेक्ट में आने लगे तो ये टर्क्स क्या बनने लगे? इस्लामाइज्ड होने लगे, साथ ही साथ पर्शियनाइज्ड होने लगे, फारसी को अडॉप्ट करने लगे, पर्शियन कल्चर को अडॉप्ट करने लगे, और सामानिद के अंदर रहते रहते, काम करते करते वो लोग मिलिट्री गवर्नर्स बनने लगे। और उसी में एक एग्जांपल आपका कुतुबुद्दीन ऐबक और ये सब का है। और कोई क्वेश्चन? इज देयर एनी टाइटल हु चेंज हिज रिलीजन हिंदू टू मुस्लिम? ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है सर जी। नेक्स्ट क्लास में सैयद डायनेस्टी स्टार्ट होगा ना? नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग विजयनगर और बहामनी पढ़ेंगे, ठीक है। तुगलक तक हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, हाँ, तुगलक तक हम लोगों ने खत्म किया है। तो उसमें एक डायमेंशन है विजयनगर और बहामनी किंगडम, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बनेगा। तो वो एक टॉपिक है, वो डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सैयद्स। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है क्या? इज देयर एनी टाइटल हु चेंज हिज रिलीजन? ये तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। टाइटल मतलब आई एम नॉट गेटिंग, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? जिमीज एक शब्द मैंने आपको बताया था, जिमीज कहा जाता था नॉन इस्लामिक लोगों को, ठीक है। ओके देन, तो फिर हम लोग कल क्लास है ना, सो वी विल मीट टुमारो, और कल हम लोग विजयनगर और बहामनी किंगडम पे डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। और हाँ सुनिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चंस आपको मेरे पास आ नहीं पाते हैं, ठीक है, कभी कभी नेट का भी इशू होता है। जैसे कल के क्लास में ही आई थिंक जब मैंने लॉग आउट हो गया था तो मुझे क्वेश्चन दिखे थे एक रैशनिंग सिस्टम का, आई थिंक वही क्वेश्चन फिर आया है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो अगर जवाब ना दे पाऊँ तो हो सकता है कि क्वेश्चन मुझे दिखा ना हो, आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं उन क्वेश्चंस को, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू।